नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। अभी कोरोना के तीसरे लहर का खतरा टला नहीं है कि तीसरी लहर की आहट आने लगी है। दुनिया भर में अचानक से कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। बीते सप्ताह में के मुकाबले इस सप्ताह दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की दर में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसे कोरोना के तीसरे लहर की आहट माना जा रहा है। बता दें कि इसके अलावा देश के कई राज्यों में भी कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश की अगर बात करें तो बीते 24 घंटे में 41,277 नए केस सामने आए, जबकि 42,041 लोग ठीक भी हुए हैं। 517 लोगों की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 2,837 तक हुई है। सबसे ज्यादा चिंता की बात केरल से सामने आ रही है। बीते 5 दिन से एक्टिव केस में उछाल देखने को मिल रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना के फिर से केस बढ़ने की आशंका का बड़ा कारण महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को माना जा रहा है। इन दोनों राज्यों में मध्य प्रदेश की तुलना में कोरोना के केस कम नहीं हो पा रहे हैं। वैक्सीनेशन की गति कम होने से भी राज्य सरकार चिंता में है। प्रदेश में तेजी के साथ वैक्सीनेशन का जो महाअभियान चलाया गया था वो सुस्त पड़ गया है। वैक्सीन की कमी के कारण कई छोटे जिलों में तो काफी कम लोगों को अभी तक वैक्सीन लग पाई है। इस कारण भी तीसरी लहर की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता है। आज तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आगाह किया है कुछ राज्यों को, और हम तो पहले से कहते हैं कोरोना समाप्त नहीं हुआ है और कोरोना का संक्रमण की गति मध्यम हुई है। जिन राज्यों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है उनमें से बहुत राज्य मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, और हम देखते हैं कि सेकेंड वेव की यदि मध्य प्रदेश में शुरुआत या आगाज़ हुआ था तो महाराष्ट्र से जुड़े हुए ज़िलों से ही हुआ था, जहां पर पहले गति तेज हुई थी। महाराष्ट्र भी उन राज्यों में है जिसमें लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये हम सब के लिए भी एक वार्निंग अलार्म है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एनालिसिस में लगे हुए हैं कि कोविड-19 की तीसरी लहर कहां तक जा सकती है। डॉक्टर्स का कहना है कि जिस प्रकार से लापरवाही देखी जा रही है उससे इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोविड-19 के प्रकरण कभी भी बढ़ना प्रारंभ हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले आप 2-3 दिनों में देखेंगे कि कोविड का जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसके कई केसेस जो हैं वो पाए जा रहे हैं, और नंबर ऑफ पेशेंट्स भी आप देखेंगे जो पहले ठीक हो रहे थे, रिकवरी जिनकी हो रही थी और नए पेशेंट आ रहे थे, उनमें भी जो रेशियो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। इसके पीछे मैं मेन रीज़न कहूँगा कि वैक्सीनेशन की जो स्पीड है, जो गवर्नमेंट ने जो वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया था पिछले कई दिनों से, आप देखेंगे एक हफ्ते 10 दिन से जो अभियान है वो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन जो है प्रभावित हुआ है, और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है वो भी काफ़ी कम हो गई है। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले वैक्सीन की अवेलेबिलिटी करानी चाहिए, और वैक्सीनेशन प्रोग्राम जैसा उन्होंने बीच में किया मध्य प्रदेश शासन ने वैसी ही स्पीड से जो है निरंतर करना चाहिए, ताकि वैक्सीनेशन जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उसको कवर कर सके। पिकनिक स्पॉट, बाजार, रेस्टोरेंट्स के साथ साथ शादियों में भी भीड़ जुटने लगी है। ऐसे में एक बार फिर मुश्किल खड़ी हो सकती है। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना की दूसरी लहर के परिणाम देख चुकी है। जिस तरह से पहली लहर के बाद छूट दी गई और दूसरी लहर भयावह रही, अब फिर से तीसरी लहर की आशंका के पहले सरकार ने सभी तरह की छूट दे दी। व्यावसायिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज सब कुछ खोलने जा रहे हैं। बड़े बड़े आयोजनों की भी अनुमति मिलने लगी है। ये सरकार की लापरवाही है। जबकि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान पूरी तरह से ठंडा पड़ा हुआ है। केवल 5% लोगों को 2 वैक्सीन के डोज मिल सके हैं। ऐसे में सरकार की ये लापरवाही भारी पड़ने वाली है। प्रदेश की जनता की जान जोखिम में डाल रही है। सरकार केवल और केवल दबाव में काम कर रही है, अपने राजनीतिक हितों को साध रही है और जनता की जान जोखिम में डाल रही है। स्वास्थ्य विभाग अपने अनुमानों के आधार पर तैयारियां कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का ये भी कहना है कि तीसरी लहर दूसरी लहर की तुलना में कमजोर रहेगी। इसका कारण वैक्सीनेशन और अनेक लोगों को पहले से कोविड-19 होना माना जा रहा है, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। कोविड की तीसरी लहर को लेकर सभी ओर से चेतावनियां आना शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग का भी अनुमान है कि 15 अगस्त के बाद प्रदेश में केस बढ़ सकते हैं, जो सितंबर तक पीक पर पहुंच सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर पूरे इंतजाम भी कर रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पिकनिक स्पॉट से लेके हर जगह भीड़ इकट्ठी हो रही है। वहीं सरकार की चिंता है कि दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर भी कहीं जानलेवा ना साबित हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल।
चलिए, तो चिंताएं काफी ज्यादा हैं कि दूसरी लहर की तरह कहीं तीसरी लहर भी घातक न हो जाए। और इसी को लेकर देखिए, आप कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी ट्वीट किया है तीसरी लहर को लेकर। उन्होंने कहा कि यूके में तीसरी वेव आ चुकी है, कोविड की महामारी फिर दस्तक दे रही है। बीते 24 घंटे में 50,000 कोविड संक्रमित मरीज सामने आए। भारत में पूरी तैयारियां हैं, सतर्कता की जरूरत है, लेकिन वैक्सीनेशन के अभाव में कोविड केयर सेंटर की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। कुछ समय के लिए राजनीति बंद करिए और सिर्फ देश और भारत के 130 करोड़ जनता के बारे में सोचिए, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचिए। ये समय देश को सुरक्षित रखने का है, पब्लिक सुविधाओं के विषय में सोचने का वक्त है। थर्ड वेव से भारत को बचाना है, सेकेंड वेव में हुई हालत से बचना है। तो राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट करते हुए यहां पर अलर्ट रहने के लिए कहा है। चलिए, कुछ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है इस वक्त। डॉक्टर शरद पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि रिटायर्ड रीजनल डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही मेरे सहयोगी जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं, जो कि राजधानी भोपाल से अपडेट देंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कैसे कुछ हालात हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपकी तरफ रुख करते हैं। सरकार कितनी तैयार है तीसरी लहर को लेकर? क्योंकि ठीक है, आप मध्य प्रदेश में तो कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है, लेकिन ये एक डाउनफॉल माना जा रहा है और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में एकदम से उछाल भी देखने को मिले। सितंबर तो पीक पॉइंट बताया जा रहा है, तो क्या तैयारियां हैं तीसरी लहर को लेकर? बिल्कुल करिश्मा, देखिए अगर हम तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार इस तैयारियों में जुटी हुई है। आपने कहा कि अस्थायी कोविड सेंटरों को बनाया गया है और जो पहले बनाए गए थे उनको इस बार खत्म नहीं किया गया है, जबकि जब पहली लहर आई थी तो उसके बाद जो अस्थायी कोविड सेंटर थे उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। लेकिन इस बार सरकार इस तरह की कोई भी गलती नहीं करना चाह रही और यही वजह है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल के अलावा बीना में भी आपने देखा कि अस्थायी कोविड सेंटर का लोकार्पण किया गया, बुधनी में किया गया। अलग अलग जगहों पर अस्थायी कोविड सेंटर खोले जा रहे हैं, क्योंकि देखिए तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होना बताया जा रहा है। तो ऐसे में जो वेंटिलेटर है और जो बच्चों के लिए वेंटिलेटर है उसकी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ लगातार वैज्ञानिकों से चर्चा की जा रही है कि आखिर जो तीसरी लहर आ सकती है उसके बचाव के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। लेकिन सबके बीच कहीं ना कहीं जो लापरवाही की तस्वीरें हैं वो भोपाल ही नहीं, इंदौर नहीं, जबलपुर नहीं, ग्वालियर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश से देखने को मिल रही है। और खासतौर पर अगर हम पर्यटन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर लोगों की जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, एक साथ जो लोग आ रहे हैं, कोरोना के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बता रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर को अगर बुलाना देंगे तो वो यही देंगे और यही उसको न्योता देने के लिए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी हैं, क्योंकि धीरे धीरे देखिए तमाम चीजों को रिलीज किया गया है, चाहे सिनेमा घर हो, चाहे तमाम चीजें हो, सभी को खोला गया है। और ऐसे में यहाँ पर उम्मीद सिर्फ ये लगी हुई है कि जो तीसरी लहर है उससे बचा जा सके। लेकिन कई लोग तो यही चाह रहे हैं कि तीसरी लहर ना आए, तीसरी लहर को लेकर जो प्रोटेक्शन है वो बढ़ते जाएं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इन प्रोटेक्शन को बिल्कुल भी मान नहीं रहे हैं। फिलहाल अब यहाँ पर सरकार की एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जहाँ लोगों को कोरोना के नियमों से एक बार फिर से अवगत कराया जाए, जागरूकता अभियान चलाया जाए और कहीं ना कहीं सख्ती बरती जाए। क्योंकि देखिए अगर सरकार सख्ती बरतेगी, प्रशासन सख्ती बरतेगा तो कहीं ना कहीं जो मास्क, सैनिटाइजर और जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो अस्थायी कोविड सेंटर खोले गए हैं, अलग अलग अस्पतालों को कोविड थर्ड की जो जिम्मेदारी दी गई है वहां पर भी पूरी तरीके से व्यवस्था है, उनका आकलन किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो हमने सेकेंड वेव में लोगों की मौतें देखी थी, जो हमने फर्स्ट वेव के बाद देखा था और सेकेंड वेव में जिस प्रकार से हाहाकार मचा हुआ था, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, चाहे वो एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की बात हो, तो इन तमाम चीजों को लेकर अगर व्यवस्था पहले से की जाएगी तो आने वाले समय में जो तीसरी लहर का खतरा बताया जा रहा है उससे बचा जा सकेगा। करिश्मा, जितेंद्र आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ शरद पंडित जी भी जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ भी रुख करते हैं। शरद जी, कहा जा रहा है कि तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है कि तीसरी लहर के शुरुआती चरण में हम चल रहे हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो रिसर्च सामने आ रही है, रिसर्चर्स में ये बताया जा रहा है। अब सरकार तमाम रियायतें दे रही हैं, छूट दे दी गई हैं, गाइडलाइंस में परिवर्तन कर दिया गया है। अब डर इस बात का है कि लोग इस छूट का गलत तरीके से फायदा ना उठाएं। देखिए करिश्मा, ये जो अभी जो ट्रेंड आ रहा है, जो केसेस की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कल ही मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार 40,000 केसेस पूरे देश में रिपोर्ट हुए, तो ये अच्छा जो है संकेत नहीं है। इसलिए ये हमको आगाह कर रहा है कि हमारे को जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है उसको और बढ़ाना पड़ेगा और हमको अभी भी वार फुटिंग्स पे काम करने की आवश्यकता है। तो ये एक जो सिग्नल है, इसके अनुसार सबसे पहले तो ये है कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हमको मिलना बहुत आवश्यक है। आप के इसी चर्चा में भी कुछ देर पहले जो कहा गया है कि हमको अवेयरनेस की गतिविधियां और जो है व्यापक स्तर पर चलाना
पड़ेगी, उसको शिथिल नहीं होने देना है। तो लोगों को जो है वो समझना होगा, उनको बार बार हेमरिंग करना होगा, समझाना होगा कि ये जो है हमारे लिए घातक हो सकता है। बात वही है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। यदि बाजार खुल गए हैं, ऑलमोस्ट अब करीब करीब जो है पूरा मार्केट जो है वो खुला हुआ है, तो ये जो खुलने की वजह से जो एक जिम्मेदारी जनता की बनती है उसका पालन होना निहायत जरूरी है। और देखिए, जहां नहीं हो रहा है वह दंडात्मक कार्रवाई करना ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई विकल्प, क्योंकि कुछ लोगों की लापरवाही को पूरे समाज को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो पहली चीज तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वाली जो बात है। दूसरा, जो दूसरी लहर के जाने के बाद जो ये तीसरी लहर आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, ये ट्रेंड बता रहा है कि ये लहर आएगी, ये इनएविटेबल है। देखिए क्या है, वैक्सीनेशन का भी हमारा कवरेज अभी जो है, जो दोनों डोज का है वो 5% से ऊपर नहीं है। अभी जो है इसमें बहुत कमियां हैं और इस कमियों को जो है हम लोगों को ध्यान में रखते हुए जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि ये सब चीजें देखें। फर्स्ट वेव जाने के बाद जो है हमने कई जगहों पर जो है वो हमारे टेस्टिंग सेंटर जो है कम कर दिए थे, हमारा जो है वो जो रिपोर्टिंग जो होती थी उसमें शिथिलता आ गई थी, ट्रीटमेंट पार्ट को जो है, तो ये इस बार सुखद संकेत है कि ये सब चीजें जो है यथावत चालू है। तो ये 2-3 ऐसी स्टेप्स हैं जिनको हम लेकर थर्ड लहर की जो है गंभीरता से बच सकते हैं। तो मेरा इसमें ये सुझाव है कि इसमें जन सहयोग के साथ साथ जो है दोनों तरफ जो संतुलित होकर शासन प्रशासन को अपनी तैयारी और जनता को भी समझदारी से काम लेना पड़े। बिल्कुल सही कहा, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, वो होना बहुत ज़रूरी है और तभी हम संक्रमण की इस चेन को तोड़ पाएंगे। जितेंद्र, अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, जब दूसरी लहर की शुरुआती तौर पे हमने देखा कि महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे थे, एहतियातन महाराष्ट्र से जो यात्री आ रहे थे वहाँ पे पाबंदियां लगा दी गई थी। अब तीसरी लहर को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही हैं? क्या अभी भी कुछ ऐसी गाइडलाइंस तय की गई हैं? बिल्कुल करिश्मा, देखिए लगातार हमने देखा था कि जो दक्षिण क्षेत्र है, जो देश का दक्षिणी भाग है, वहाँ पर लगातार जो ऐसे मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी आपने देखा था कि किस तरह से मामले बढ़े थे और एक बार फिर से वहाँ पर मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। केरल में भी मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि दक्षिण से आता है और अगर केरल से भी कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश आएगा तो महाराष्ट्र होता हुआ ही आएगा। तो ऐसे में यहाँ पर चिंता का विषय ये बढ़ जाता है कि अगर इस क्षेत्र के लोग मध्य प्रदेश आते हैं या फिर मध्य प्रदेश से आगे जाते हैं, दूसरे राज्यों में पहुंचते हैं, उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण है वो धीरे धीरे आगे पैर पसार सकता है। फिलहाल इस तरह की भी कोई भी गाइडलाइन नजर होती हुई नजर नहीं आ रही कि बस स्टैंड पर जो सेकंड वेव में हमने चेकिंग करने को देखा था कि किस तरह से चेकअप किया जाता था और रेलवे स्टेशन पर महाराष्ट्र से आने वाले वाहनों को चेक किया जाता था, जो यात्री थे उनका चेकअप किया जाता था, अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जो ऑर्डर रिलीज किए जा रहे हैं वो लगातार किसी ना किसी चीज को खोलने के रिलीज किए जा रहे हैं, जबकि पहले बंद होने के ऑर्डर आते थे। बाजार जो पहले 8 बजे बंद हो रहे थे अब उसकी समय सीमा बढ़ा के 10 बजे बंद कर दिया गया है और धीरे धीरे 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर धीरे धीरे सब कुछ खुलता जा रहा है, लेकिन किसी प्रकार से कोई ऐसा कठोर कदम नहीं उठाया जा रहा है जिसकी वर्तमान में जरूरत है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को देखते हुए यहाँ पर तमाम जो चीजें जैसे कि सैनिटाइजर का प्रयोग, मास्क का प्रयोग या तमाम चीजों का, इसको लेकर अगर सख्ती कही जाए, जैसे कि पहले नगर निगम भोपाल ने एक शुरुआत की थी, जगह जगह पर जाकर जो व्यक्ति बिना मास्क के नजर आता था उसका 100 रुपए का चालान काटा जाता था। लेकिन अब इस तरह ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अगर एक बार फिर से वो सख्ती शुरू कर दी जाए तो कम से कम लोग मास्क जरूर लगाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग अगर पालन दुकानों में नहीं हो रहा है तो उस दुकान को सील करने की कार्रवाई हो, वैसा होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर, हालांकि अगर हम ये बात करें कि फ्लाइट्स की, तो हवाई अड्डों पर जरूर ये व्यवस्था की गई है कि जो भी व्यक्ति आ रहा है उसकी पहले जो रिपोर्ट है वो देखी जा रही है कि उसकी कोविड की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव है या नहीं है, उसके बाद ही उसे सफर करने दिया जा रहा है। लेकिन रेलवे स्टेशन पर और बस स्टैंड पर यह व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है और सबसे ज्यादा जो लोग परिवहन करते हैं वो इन्हीं के माध्यम से करते हैं, चाहे रेलवे की बात करें हम या बस स्टैंड की बात करें। ग्रामीण क्षेत्र में अभी आपने देखा था कि सेकेंड वेव जो आई थी वो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गई थी। उसका कारण एकमात्र यही था कि शहरों से जो बसें जाती थी, भोपाल से या फिर इंदौर से, ग्वालियर से, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचती थी, लोग जब शहरों से गांव में पहुंचते थे तो गांवों में भी कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा बढ़ा था। तो अब जरूरी है कि बसों में भी और रेलवे स्टेशन पर भी इस प्रकार की चेकिंग की जाए ताकि किसी भी तरह से हम थर्ड वेव से लड़ सकें। करिश्मा, आपने सही कहा। और वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ जानकारी है जितेंद्र? संक्षिप्त में मुझे बताइएगा कि मध्य प्रदेश में अगर रिकॉर्ड देखें वैक्सीनेशन का तो अब तक कितना हो चुका है दर्ज?
बिल्कुल, देखिए वैक्सीनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो सरकार ने आयोजन भी चलाया, वैक्सीनेशन महोत्सव भी बनाया। एक दिन में 17-17 लाख लोगों को वैक्सीन किया गया है, 10-10 लाख लोगों को वैक्सीन किया गया है, लेकिन फिर भी जितना आंकड़ा वर्तमान में होना चाहिए उतना होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं देखिए कुछ सेंटर्स पर वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है, कुछ लोगों में जागरूकता की अभी भी कमी देखने को मिल रही है। 16, 17 या 20 या 25-30 लाख लोगों का वैक्सीनेशन होने आने से मध्य प्रदेश में पूरा वैक्सीनेशन नहीं माना जाएगा जब तक, क्योंकि 7.5 करोड़ की जनता मध्य प्रदेश में मानी जाती है, और इसमें अगर 3 से 4 करोड़ तक का जो वैक्सीनेशन है वो आंकड़ा नहीं पहुंचा तो कहीं ना कहीं आपको खतरे की घंटी बजना तय है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन है उसको लेकर लगातार तैयारी की जाए। और देखिए सरकार के पास काफी ज्यादा सॉल्यूशन है, जैसे कि शुरुआती दौर में हम देखते थे कि जब जो पोलियो की दवाई पिलाने के लिए NRHM की जो नर्सेस थी वो लोगों के घर घर तक जाती थी, बच्चों से कांटेक्ट करके उन्हें वहीं पिलाई जाती थी। अगर वैक्सीनेशन के लिए भी इसी तरह की तैयारी की जाए तो जाहिर सी बात है कि जिस आंकड़े को हम पार करने की बात कर रहे हैं वो आंकड़ा आसानी से पार हो सकता है। लोग घरों में पहुंचेंगे, वहां देखेंगे आप वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो उनका आधार कार्ड वहीं लेकर, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर अगर उनका वैक्सीनेशन किया जा सके तो कहीं ना कहीं जो हम आने वाली तीसरी वेव है उससे लड़ सकेंगे। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे जो जागरूक नहीं और कुछ लोग ऐसे जिनके पास समय ही नहीं है, वो लगवाना जरूर चाह रहे हैं लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच उनके पास समय नहीं होता है और जो स्लॉट उनको मिलता है उस समय पे वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो कई समस्या हैं, लेकिन यह है कि वैक्सीनेशन कराना सबको जरूरी है ताकि आपको तीसरी लहर से अगर लड़ना है, अपने बच्चों को बचाना है, परिवार को बचाना है तो आपको कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, शरद पंडित जी आपके पास आना चाहूंगी। वही सवाल है कि जिस तरीके से जितेंद्र भी बता रहे थे कि दक्षिण में मामले काफी ज्यादा निकलकर सामने आए और अभी भी हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र, केरल हॉटस्पॉट बने हुए हैं और खुद प्रधानमंत्री ने भी चिंता व्यक्त की है। ऐसे में अगर हम मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से देखें, अगर यहाँ से मूवमेंट होता है तो कहीं ना कहीं ये संक्रमण यहाँ तक भी फैलेगा। तो अब किस तरीके की अब गाइडलाइंस तय करनी चाहिए, क्योंकि अब प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो पाए। बिल्कुल करिश्मा, देखिए क्या है, प्रधानमंत्री की चिंता जो है वो हर व्यक्ति की चिंता बनेगी, तभी जो है इसका समाधान निकलेगा। देखिए वैक्सीनेशन जो है हमारे पास जो है एक टूल है जिसका जो है उपयोग जो है बहुत ही सटीक रूप से और बहुत ही ज्यादा इसका जो है कवरेज बढ़ाते हुए करना पड़ेगा। अभी जैसे कहीं ना कहीं जो है वैक्सीनेशन में जो है वो कमियां जो मिल रही हैं उनको हमको दूर करना पड़ेगा। और देखिए इसके लिए जो है जो एक सरल तरीका है कि हमको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अलावा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा जो है हमको जो कैंप्स प्लान करना पड़ेंगे, और तीसरी जो इसके आगे की स्टेप है, हमको डोर टू डोर जाने में भी हिचक नहीं होना चाहिए और व्यक्ति के घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसको जो है वैक्सीनेशन के हमको प्रयास करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ये बहुत आवश्यक है। हमारे पास जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, हमारे पास जो है वो आशा कार्यकर्ता हैं, इन सबको हमको मोबिलाइज करना पड़ेगा और इनका उपयोग लेना पड़ेगा। ये डोर टू डोर दस्तक देंगे और दस्तक देने के बाद जो है वहां टीकाकरण के काम को बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए जितनी जल्दी हम ये करेंगे, अगस्त सितंबर अब कोई दूर नहीं है, और यदि इस समय ये थर्ड वेव की जो चिंता है, यदि उसमें हम लोगों ने उसके पूर्व जो है वैक्सीनेशन के कवरेज को बढ़ा लिया तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए जो है वो फायदेमंद होगा और हम बीमारी की जो गंभीरता से वो बच सकते हैं। ठीक है। तो देखिए शरद पंडित जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा। जी बिल्कुल, एक छोटा सा सवाल है मेरा। आगे त्योहार भी आने वाले हैं, इसको लेकर अब सरकार को और ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जिस तरीके से अभी ढील दी जा रही है वो ढील न देकर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट लोगों में जागरूकता तो लाई जाए, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पे अभी स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है। बिल्कुल आप सही कह रही करिश्मा, जो अभी बाजार ओपन हुए, त्योहार आएंगे, इनमें खरीदारी और इसके लिए लोग जो अन्य प्रयोजनों से बाहर निकलेंगे, तो देखिए इसको तो हमको रोकना ही पड़ेगा। यदि वो लोग जो है हमारे जो है वो जो दी गई एडवाइस का पालन कर रहे हैं, वेल एंड गुड, परंतु यदि उसके अलावा नहीं होता तो सख्त कदम भी उठाने में कोई जो है परहेज नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो है इसको बराबर जो है सुपरवाइज करना चाहिए। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स हैं या कमेटियां बनाई गई हैं, उनको लगातार और सतत इस पे निगरानी रखना पड़ेगी। और दूसरा जो है वैक्सीनेशन के कार्य को भी हमको, जो मैं बोल रहा हूं, उसको कैसे भी हो गति देना पड़ेगी। उसमें उसके कुछ टूल्स हैं जो मैंने बताया कि उनको जो है अडॉप्ट करके हम कवरेज बढ़ा सकते हैं वैक्सीनेशन। बिल्कुल आपने सही कहा कि वैक्सीनेशन को अभी आगे बढ़ाना होगा, इस पे प्राथमिकता देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो मध्य प्रदेश में तो हालात नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी सरकार का ये कहना है कि आगे त्योहार आने वाले हैं, इससे बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं आगे बढ़े तो दुर्ग समेत छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरोना के मामले यहाँ पे लगातार बढ़ने लगे हैं। शुक्रवार को करीब 1 महीने बाद एक ही दिन में 33 नए केस सामने आए, जिसके बाद तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में।
कोरोना का कहर छत्तीसगढ़ में फिलहाल थमा सा नजर आता है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका अभी भी बनी हुई है। सरकार कोरोना से जंग के लिए मुस्तैद है, लेकिन दुर्ग में जिस तरह कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है वो डराने वाली है। जी हां, तीसरी लहर की आशंका के बीच दुर्ग में कोरोना एक बार फिर पांव पसारने लगा है। 29 दिन बाद दुर्ग जिले में कोरोना के 33 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। जिले में 17 जून को कोरोना के 36 मरीज मिले थे। इसके ठीक 29 दिन बाद शुक्रवार को 33 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। एकाएक मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। पिपरापारा क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए 2 से ज्यादा मरीज मिलने वाले इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की संख्या को और बढ़ाया जाएगा। जिले में बाहर से आने वाली यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए अब बस स्टैंड में भी कोरोना जांच की व्यवस्था बनाई जाएगी। वहीं रेलवे स्टेशन के अलावा बस स्टैंड में भी बाहरी क्षेत्र से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच कराए जाने की योजना बना रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के निजी अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कोरोना मरीजों की संख्या के बारे में भी जानकारी मंगाई जा रही है। दुर्ग से सामने आया आंकड़ा डराने वाला है। जिले में कोरोना की रफ्तार फिर तेज हो गई है। 2 हफ्तों के बाद अचानक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले 2 हफ्तों से रोजाना 10 से कम कोरोना के नए मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में एकाएक 33 मामलों के सामने आने के बाद ये सवाल उठने लगा है कि कहीं ये तीसरी लहर की शुरुआत तो नहीं है। अगर हाँ, तो क्या सरकार इससे निपटने के लिए तैयार है? टीम न्यूज़ स्टेट। तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं गवाही है उन परिस्थितियों का जब शुरुआत में भारत में कोरोना ने दस्तक दी थी और उसी दौरान 25 से 30 मामले ऐसे ही निकलकर सामने आए थे और फिर एकदम से कोरोना ब्लास्ट हुआ और उसके बाद दूसरी लहर का दंश हमने झेला। लेकिन अब तीसरी लहर में ऐसा कहर न बरपे, इसलिए बहुत जरूरी है कि सावधानी के साथ चलें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही।